हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम ट्वेल्थ हिस्ट्री का 8th चैप्टर कर रहे हैं। हम इसके 2 पार्ट्स कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पीजेंट्स और उनकी लैंड्स के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने विलेज कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे विमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी, कि एग्रेरियन सोसाइटी में विमेन की क्या इंपॉर्टेंस होती थी, उसे किस तरह से ट्रीट किया जाता था 16th और 17th सेंचुरी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ को ऑब्जर्व किया गया है, तो उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर यही सामने आया है कि जो ये प्रोडक्शन वर्क होता है इसमें मैन और वीमेन दोनों का मेन रोल होता है। दोनों जो है कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। इसी तरह अगर फील्ड्स के बारे में देखा जाए तो फील्ड्स में भी 16th और 17th सेंचुरी में भी मैन जहाँ खेत जोतते थे, हल चलाते थे, तो महिलाएं वीमेन जो है बुनाई, निराई, कटाई के साथ साथ पकी हुई फसलों का दाना निकालने का काम करती थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा था, इसके साथ साथ लेबर की भी बहुत नीड थी। तो बहुत सारी फैमिलीज़ में यही माना जाता था कि ये जो लेबर है ये घर से ही पूरा होना चाहिए, इसीलिए विमेन के वर्क की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस थी। तो मैन और विमेन दोनों को इक्वल ही समझा जाता था, उनके बीच में डिफरेंसेस बहुत कम होते थे। अब ये विमेन खेती के साथ साथ, एग्रीकल्चर वर्क के साथ साथ दूसरे वर्क भी करती थी। आर्टिसनल टास्क भी ये लोग करते थे, जैसे सूत काटने का काम, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी साफ करना, गूंथने और मिट्टी को गूंथना, कपड़ों की कढ़ाई करना, ये सारे आर्टिसन्स वर्क भी विमेन ही करती थी। ये विमेन के लेबर के ऊपर ही डिपेंड करते थे। जितना जिस चीज़ का ट्रेड होता था उतना ही उस चीज़ के लिए विमेन की लेबर की ज़रूरत होती थी। ओके, पीजेंट्स और ये जो आर्टिसंस विमेन थी ये ज़रूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों का काम करती थी बल्कि ऐसे प्लेसेस पर, ऐसे घरों में जाती थी जहाँ पर ये आर्टिसंस वर्क होते थे। ये बाज़ारों में, मार्केट्स में जाकर भी अपने सामान को सेल करती थी। हालांकि जो सोसाइटी थी वो लेबर के ऊपर डिपेंड करती थी, लेकिन फिर भी विमेन को एक दूसरी नज़र से भी देखा जाता था। उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेबीज़ को बर्थ दे। लेकिन जो मैरिड विमेन थी उनकी संख्या कम होती जा रही थी। उसके पीछे रीज़न था माल न्यूट्रिशन और बार बार उनका मदर बनना। बार बार माँ बनने की वजह से डिलीवरी के टाइम पर बहुत सारी लेडीज़ की डेथ हो जाती थी, तो इसीलिए विमेन की इम्पोर्टेंस वहाँ पर बढ़ती जा रही थी। आज जो सोसाइटी है उसमें हम देखते हैं कि मैरिज के टाइम पर विमेन को, गर्ल को डॉवरी दी जाती है, बट उस टाइम पर जब किसी लड़के की शादी होती थी तो उसके पेरेंट्स को, उसके ससुराल वाले, उसके इन लॉज उसके पेरेंट्स को कुछ पैसे देते थे, यानी कि ऑपोजिट सिस्टम था। ओके, तो इस तरह से महिलाओं की, विमेन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। हालांकि इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी घर का जो हेड होता था वो मैन ही होता था। घर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड जितने भी फैसले होते थे वो सारे मैन के द्वारा ही लिए जाते थे। और कई जगहों पर ये भी देखा गया है कि मैन विमेन को स्प्रेश करने की, उन्हें दबाने की कोशिश करते थे। कई जगह पर उनको दबाया भी गया है। जो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में बहुत सारे एरियाज़ में ऐसी पेटिशंस मिली हैं जहाँ पर ये देखा गया है कि इन पेटिशंस में विमेन ने, वाइफ्स ने अपने हस्बैंड के खिलाफ जो है, अपने हस्बैंड के खिलाफ लिखा हुआ है। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि उनके हस्बैंड्स उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं। तो वो पंचों से एक्सपेक्ट करती थी कि पंच जो हैं वो उनके मामलों को सुलझाए और मैन को समझाए कि वो अपने नैतिक फ़र्ज को ना भूलें। तो जो पंच होते थे और जो ऊंची जाति के लोग होते थे ये अक्सर वही सुनिश्चित करते थे कि जो परिवार का भरण पोषण का काम है वो मैन ही करे और वो अपने नैतिक मूल्यों को भी समझे। ओके ओके, इसके साथ साथ हालांकि मैन जो है हेड होते थे, तो इसके साथ साथ कई जगह पर ये भी देखा है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी मिले हैं जहाँ पर विमेन को इनहेरेंट प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी के राइट्स मिले हुए थे। फॉर एग्जांपल पंजाब में अगर हम विमेन को देखें तो वहाँ पर बहुत सारी जगह पर ऐसा देखने को मिला है कि विमेन के पास प्रॉपर्टी होती थी और अपनी प्रॉपर्टी को वो लोग बेचते थे और ख़रीदते भी थे। बहुत सारी विमेन को जमींदारी भी मिली हुई थी, जैसे कि राजस्थान में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को जमींदारी मिली थी। उनकी जमींदारी के बहुत सारे सोर्सेज हमें मिले हैं, बहुत सारे सबूत हमें मिले हैं। 18th सेंचुरी तक
18th सेंचुरी में भी बहुत सारी लेडीज़ के नाम ऐसे मिले हैं जिनके पास जमींदारियाँ थी। तो इस पार्ट में हमने यही देखा कि जो विमेन का रोल था, जो विमेन की इम्पॉर्टेंस थी उस टाइम पर, वो बहुत ज़्यादा थी। खेतों में वर्क करने के लिए या दूसरे वर्क के लिए भी विमेन की नीड होती थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स, जंगल और कबीले। अभी तक हमने सेटल्ड कम्युनिटी के बारे में बात की है कि विलेज कैसे होते थे, पंचायत कैसे होती थी, कैसी वहाँ की फैमिलीज होती थी, मैन और वीमेन के क्या क्या रोल्स होते थे। अब हम जो हैं बियॉन्ड सेटल्ड विलेज यानी कि सेटल्ड विलेज से परे की बात करेंगे। अगर हम इंडिया का नॉर्थ पार्ट और नॉर्थ वेस्ट पार्ट को छोड़ दें तो इस पार्ट के अलावा बहुत सारा इलाका ऐसा था कि जो जंगल और झाड़ियों से घिरा हुआ था। ऐसे इलाके झारखंड, पूर्व भारत, मध्य भारत, उत्तरी भारत, भारत नेपाल के जो सीमा के पास के तराई इलाके हैं वहाँ पर, दक्षिणी भारत, दक्कन के पठार, यहाँ पर जो है हर जगह जंगल और झाड़ियाँ ही थी। ओके, हालांकि उस टाइम पर कितने इलाके में ये जंगल और झाड़ियाँ फैली हुई थी इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, बट फिर भी जो सोर्सेज हैं उनसे पता चला है कि नियर अबाउट 40% जो लैंड थी वो फॉरेस्ट से घिरी हुई थी। जो लोग जंगलों में रहते थे उनके लिए जंगली वर्ड का यूज़ किया जाता था। जो जंगलों में रहते थे जंगली वर्ड उनके लिए यूज़ किया जाता था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो सिविलाइज्ड नहीं थे, कि उनके अंदर सिविलाइजेशन एब्सेंस थी, उनके अंदर सिविलाइजेशन नहीं थी। वैसे आजकल तो इस वर्ड का यूज़ उन्हीं लोगों के लिए किया जाता है जो सिविलाइज्ड नहीं है, लेकिन उस टाइम पर इस वर्ड का यूज़ उन लोगों के लिए किया जाता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर घुमंतू खेती के ऊपर होता था। यानी कि वो लोग एक प्लेस पर खेती करते थे, फिर उस प्लेस को छोड़कर चले जाते थे, थोड़े टाइम बाद दूसरी जगह पर खेती करते थे। मीन्स जिन लोगों की लाइवलीहुड जंगल के ऊपर डिपेंड होती थी उन्हीं लोगों को जंगली कहा जाता था। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम भील के बारे में देखें तो बसंत के मौसम में ये लोग जंगल से मिलने वाले चीज़ों को इकट्ठा करते थे, गर्मियों में ये लोग मछलियों को पकड़ते थे, मॉनसून में खेती करते थे और विंटर के टाइम पर ये लोग शिकार किया करते थे। मतलब टोटली जो है ये फॉरेस्ट के ऊपर, जंगलों के ऊपर डिपेंड होते थे, तो इसीलिए इनको जंगली कहा जाता था। और ये लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते ही रहते थे। ओके, नेक्स्ट है इंडोर्स इन द फॉरेस्ट, इंडोर्स इनटू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में घुसपैठ। इन जंगलियों के अलावा फॉरेस्ट में दूसरे लोग भी चले जाते थे, जैसे कि राज्य, यानी कि जो सेना होती थी उसके लिए हाथियों की ज़रूरत होती थी और हाथियों की इन जंगलियों से पेशकश के रूप में हाथी लिए जाते थे। पहले एक सिस्टम होता था कि हर एक इंसान जो राज्य में रहता है वो राजा को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देगा। तो जंगलों में रहने वाले ये जो लोग थे ये गिफ्ट के रूप में राजा को एलिफेंट्स देते थे, एलिफेंट्स इनसे लिए जाते थे। एक और जो मुगल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थे उनसे हमें पता चला है कि राज्य के बारे में पता लगाने के लिए जो मुगल किंग होते थे वो शिकार के लिए जाते थे। शिकार के बहाने वो अपने इलाके के हर एक कोने का दौरा करते थे, लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछते थे और उनका हल निकालने की कोशिश किया करते थे। ओके, अब कई जगह पर जंगलों को क्लियर भी किया गया था सेटलमेंट के लिए। यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जो कि चंडी मंगल जो एक बंगाली पोएम है उससे लिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो काल केतु एक किंग था, उसने अपना साम्राज्य की स्थापना जंगलों को काट कर ही की थी। उसने ये खबर फैला दी थी कि भाई यहाँ पर एक नए साम्राज्य का गठन किया जा रहा है। तो इस खबर को सुनकर जिनको कटाई आती थी वो लोग कटाई करने के लिए आ गए, कुल्हाड़ी चाकू वगैरह लेकर आ गए। मतलब जो पर्सन जिस चीज़ में स्किल्ड था वो उसकी स्किल के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करने के लिए आ गए और पूरे जंगल को कट करके इन्होंने यहाँ पर काल केतु ने यहाँ पर एक बहुत बड़े साम्राज्य का गठन किया था। ट्रेड बिटवीन द हिल ट्राइब्स एंड द प्लेन्स, जो सेटल्ड कम्युनिटी थी और जो हिल ट्राइब्स थे इनके बीच में ट्रेडिंग होती रहती थी। ट्रेडिंग क्या होती थी? जो हिल ट्राइब्स थे वो लोग जंगल से मिलने वाला सामान
सारा का सारा सामान वो लोग घोड़ों और बकरियों पर लाद कर ले जाते थे सिटीज़ की तरफ, विलेजेस की तरफ, वहाँ पर उसको बेचते थे और उसके बदले में जैसे खाने का सामान, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होता है वो, कपड़े, ओके, मिट्टी के बर्तन, ये सारी चीज़ें उनसे लेते थे। ठीक है, तो ये जो हिल ट्राइब्स थे ये क्या क्या बेचते थे? सोना, चांदी, तांबा, शीशा, कस्तूरी, याक, शहद, बाकी जितनी भी चीज़ें इन्हें जंगल से मिलती थी सारी चीज़ों को अलग ले जाते थे, सेटल्ड कम्युनिटी में बेच देते थे और इसके बदले में क्लोथ्स, नमक, हींग, शीशे, गहने और मिट्टी के बर्तन ये लोग लेते थे। ओके, जैसे जैसे ये ट्रेडिंग सिस्टम बढ़ा, कमर्शियल एग्रीकल्चर बढ़ी, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का यूज़ कमर्शियल के लिए, ट्रेड के लिए किया जाता था, वैसे वैसे जो है जो ये जंगलवासी थे इनकी ज़िंदगी पर भी प्रभाव पड़ता चला गया था। अब इन्होंने सेटल्ड कम्युनिटी की तरह रहना शुरू कर दिया था। ये लोग क्या करते थे, जो जंगलों में रहने वाले लोग थे इनको क्या बोला जाता था कि हाथी पकड़ो, घोड़े पकड़ो जंगलों से, और इन हाथी और घोड़े को ये लोग इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया था। हाथी और घोड़ों को पकड़कर ये लोग गांव में, शहरों में जाकर बेचते थे और कुछ कबीले तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अफ़गानिस्तान के बीच में होने वाला जो ज़मीनी व्यापार था इसके अंदर लगे हुए थे। जैसे कि पंजाब का लोहानी कबीला, वे पंजाब के गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार को करते थे। ओके, अब इसकी वजह से ये जो सोशल फैक्टर्स थे इसकी वजह से ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स, फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे उनके लाइफ्स में चेंज आता जा रहा था। बहुत सारे ड्वेलर्स तो सेटल्ड कम्युनिटीज़ में चेंज हो गए थे, यानी कि गांव में जाकर इन्होंने रहना शुरू कर दिया था। और हर एक ट्राइब का एक सरदार होता था। बहुत सारे सरदार, कबीलों के सरदार ऐसे थे जो बाद में जमींदार बन गए थे, कुछ तो राजा भी बन गए थे। जैसे कि आहोम ट्राइब ने एक बहुत बड़े हिस्से पर साम्राज्य किया था, वो लोग राजा बन गए थे यहाँ पर। ओके, अब जब ये लोग किंग बन गए थे तो इन्हें जो है अपनी सेना की ज़रूरत होती थी। ये लोग सेना में अपने ही ट्राइब्स के लोगों को भर लेते थे। अगर हम अब होम ट्राइब्स के बारे में बात करें तो इन लोगों के पास पाइक्स होते थे कि पाइक्स का मीनिंग होता है फ्री में जो वर्क करते थे। जो लोग किंग ने इन्हें जो लैंड दी थी रहने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड दी थी, उस लैंड के बदले उन्हें किंग के लिए कुछ टाइम के लिए सेना में काम करना पड़ता था और ये सेना में काम उन्हें फ्री ही करना पड़ता था। इसके लिए उन्हें किसी टाइप की कोई भी इनकम नहीं दी जाती थी। ये सबके लिए, इन पाइक्स के लिए कंपल्सरी था। ओके, तो धीरे धीरे इस तरह से 16th और 17th सेंचुरी में जो ये ट्राइब्स थे इनकी लाइफ चेंज होती चली गई। और आईने अकबरी से हमें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि इन ट्राइब्स ने राजाओं से युद्ध भी किया था, वॉर भी किया था अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाने के लिए। इन्होंने राजाओं से युद्ध किया और एक एरिया पर अपना कब्जा कर लिया और अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ा लिया था। और इस तरह से जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभावों का विस्तार होता चला गया। कुछ इतिहासकारों, कुछ हिस्टोरियंस ने तो ये भी बताया है कि जो ये नए बसे हुए इलाके थे इन्होंने खेतीहर समुदाय को जिस तरह से धीरे धीरे इस्लाम को अपनाना भी शुरू कर दिया था और इस्लाम को बढ़ाने में सूफी सेंट्स ने मेन रोल प्ले किया था। क्योंकि जो ये सूफी सेंट होते थे ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते थे और लोगों को अपने धर्म के बारे में बताते रहते थे और लोगों से धर्म चेंज करवाते रहते थे। इस तरह से बहुत सारे ये जो ट्राइब्स थे ये इस्लाम धर्म में भी आ गए थे। Okay beta, today we'll do up to here. Next part we'll do in next video. Tell me in comment section, do you like this video or not? Please share and like my videos and subscribe my channel. Thank you.